आदित्य कक्कड़ उर्फ गंदा धंधा, बिजनेस स्टडी करने वाला या फिर सॉफ्टली बीजेपी को सपोर्ट करने वाला। आज की इस वीडियो में इसका फुल एक्सपोज होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखकर ये मत सोचना कि मैं इससे हेट करता हूं। देखिए, इस भाई साहब ने बहुत सारी अच्छी वीडियोज भी बनाई है, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अपोजिशन को बेवजह ही टारगेट करने लगते हो, और वो भी बिना लॉजिक की बातों के साथ। और एक एक करके सभी टॉपिक्स पर आएंगे। अगर अंबानी के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? तेरे साथ खड़ा होगा। अंबानी हर साल 1,60,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स देता है। अभी मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स देता है। अंबानी ने 3.5 लाख लोगों को नौकरी दे रखी है। 3.5 लाख लोगों का परिवार अंबानी की वजह से पल रहा है। वो इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी के अंदर इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर मोदी उससे बात नहीं करेगा तो तेरे से करेगा क्या? तेरा चाय सुट्टेगा ना नीचे वाली दुकान पे, बकाया पहले वो पे करके आ। 1 से 10 तारीख के बीच में तेरी आधे से ज्यादा सैलरी उड़ जाती है, तेरा पर्सनल फाइनेंस हिला हुआ, तेरे से मोदी आगे क्या बात कर लेगा? अडानी को सपोर्ट कर दिया, अंबानी को सपोर्ट कर दिया, ये सारी चीजें ना आपको इजी बहुत लगती है। किसने भी आगे फैला दिया, आप लोगों ने आगे बातें बढ़ा दी। और ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं मिलता, डेफिनेटली मिलता है, और मिलता भी होगा और मिलना भी चाहिए। जो आदमी इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके लिए थोड़ा बहुत फेवर कर भी दिया जाता है तो ठीक। भाई, ये थोड़ी बहुत फेवर वाली बात बिल्कुल ही गलत है। मोदी ने तो अंबानी को इतने बड़े फेवर्स दे दिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म का पोस्टर बॉय बन गया। जैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शन में रिलैक्सेशन, माना कि उसमें वोडाफोन और भारतीय एयरटेल लिमिटेड को भी मिला, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रिलायंस ही था ना। और एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अडानी अंबानी की जोड़ी को ग्रीन सिग्नल। अरे नहीं, ये देश की इकोनॉमी को मोनोपोली की तरफ ले जा रहा है, जहां छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन को पानी पिला रहा है। असली डेवलपमेंट तब होती है जब कंपटीशन हो, ना कि 1-2 लोगों के हाथ पकड़कर उनको आगे बैठाया जाए, वरना इनोवेशन रुक जाती है, प्राइसेस बढ़ते हैं और ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, रिलायंस ने F25 में 1.9 लाख जॉब्स ऐड किए, टोटल 4 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, और ये तो एक्सपेक्टेड है ना $1 बिलियन कंपनी से। बट सवाल ये है कि ये जॉब्स किस तरीके से आए? फेवर्स की वजह से कंपटीटर्स को दबाया गया, जैसे टेलीकॉम में जियो में फ्री डेटा देकर बाकी कंपनीज को बाहर फेंक दिया। अगर देश का डेवलपमेंट चाहिए तो फेयर पॉलिसी चाहिए, ना कि फेवर्स के नाम पर लूट। डोनाल्ड ट्रंप आया था, उन्होंने आगे बोल दिया था कि भैया इंडिया की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। ये वही ट्रंप चाचा है जिन्होंने इंडिया के अंदर 10 से ज्यादा ट्रंप टावर खोल रखे हैं। और जिनको नहीं पता, ट्रंप टावर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं। एंड इस स्टेटमेंट के ऊपर राहुल गांधी बोलते हैं कि भैया ट्रंप चाचा तो एकदम सही बोल रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी बीजेपी वालों ने बना दी है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. यार, आप अपने देश की इकोनॉमी को डेड बोल दे रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एंटी बीजेपी बातें करनी है। हमारे लोगों के पास बुद्धि थोड़ी कम है। भाई, ये ट्रम्प टावर्स वाली बात सुनकर बिल्कुल हंसी आ रही है, जैसे कि बोल रहे हो कि टाइटैनिक डूब रही हो और उसमें फर्स्ट क्लास कैबिन में पार्टी चल रही हो तो शिप सेफ है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। जुलाई 2025 में ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड बोला था यूएस टैरिफ्स के कॉन्टेक्स्ट में, और राहुल गांधी ने भी इस चीज को अग्री किया। Economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. मोदी जी को ब्लेम करते हुए डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और अडानी मोदी क्रोनिज्म के लिए। हाँ, ट्रम्प टावर्स गुड़गांव में लॉन्च प्राइस 16,000 स्क्वायर फीट से 32,000 स्क्वायर फीट हो गया। पुणे और मुंबई में भी एक्सपेंशन हो रहा है विद लो वैकेंसी। लेकिन ये सब कुछ अल्ट्रा रिच लोगों का खेल है। टॉप 1% वेल्थ की कंसिडरेशन से रियल स्टेट लग्जरी बबल बन रहा है। हाँ, पिछले दशक के मुकाबले प्राइसेस डबल हो गए हैं और 2025 में अराउंड 7% तक प्राइसेस बढ़ गए। असली इकोनॉमी की बात करें, मिडिल क्लास वालों को घर खरीदना मुश्किल और सब कॉस्टली रेंटल्स की तरफ धकेल दिए जा रहे हैं। रूरल डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन से ग्रोसरीज, फ्यूल स्काई हाई और जॉबलेस ग्रोथ चल रहा है, जहां पर जीडीपी बढ़ेगा लेकिन रोजगार नहीं। ट्रम्प टावर्स के हाई रेंट्स ले रहे हैं वो लोग जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये इनइक्वालिटी का फर्क है। देश के 90% लोगों के लिए ये डेड ही लग रही है और बाकी 10% के लिए पार्टी चल रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को तो इस बिहार इलेक्शन के अंदर लिटरली खत्म ही कर दिया। बिहार के अंदर 2015 के अंदर इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस की 27 सीट आई थी। फिर 2020 के अंदर इलेक्शन हुए और सिर्फ 17 सीट आई। इस बार बिहार के अंदर अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोट चोरी का ड्रामा पिछले 3 महीने से चल। अरे भाई, वोट चोरी ड्रामा है ये बोलकर खत्म मत करो, बल्कि ये तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है। हाँ, ईसी और बीजेपी बोल रहे हैं कि सब क्लीन था महाराष्ट्र 2024 इलेक्शन में, लेकिन राहुल गांधी ने जो सॉलिड प्रूफ दिए हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे वोट चोरी हुई है,
कैसे फेक वोटर्स ऐड किए गए और किस तरीके से चोरी की गई और एविडेंस को कैसे छुपाया गया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि फैक्ट है। सिर्फ 5 महीने के अंदर 47 लाख वोटर्स कैसे ऐड हो गए, जबकि पिछले 5 सालों के अंदर 32 लाख वोटर्स ऐड हुए थे। और ये स्पाइक एग्जैक्टली उन 85 सीट्स पर ज्यादा था जहां पर बीजेपी को जीत चाहिए थी, जहां उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में हार मानी थी। ये ड्रामा नहीं है भाई, ये ब्लूप्रिंट रिग्ड है इलेक्शन का। अगर ये ड्रामा है तो इसी सीसीटीवी फुटेज और मशीन रीडेबल वोटर रोल्स रिलीज क्यों नहीं कर रही। ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बनता है, वरना ये स्टोलन इलेक्शन लगेगा। अगर देश की डेमोक्रेसी को बचाना है तो इन्वेस्टिगेशन करवाओ, डिसमिस नहीं। बट अगर ढंग की ओपोजिशन होती तो इस चीज के ऊपर ताने कसे जाते, इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती। भाई अपोजिशन को कुछ ज्यादा ही सलाम करते हो और ये गवर्नमेंट को कम वाली बात बिल्कुल वन साइडेड लग रही है। जैसे बोल रहे हो कि एक तरफ का खाना खराब है और दूसरी तरफ का खाना तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो लोगों के मन में यही परसेप्शन बन जाती है कि बीजेपी तो गलत है ही, लेकिन उससे ज्यादा तो गलत अपोजिशन है। लेकिन अपोजिशन में भी गलतियां हैं, चलो मान लेते हैं कि अपोजिशन में भी गलतियां हैं, जैसे कि इंटरनल फाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को सलाम करना ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो सिर्फ थोड़ा ही गलत है। नहीं भाई, मोदी जी की सरकार पे इतने ज्यादा सीरियस चार्जेस है कि अपोजिशन की आलोचना जस्टिफाइड है। ये इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो ईडी, सीबीआई, मीडिया भी है। अब एक और चीज यहाँ से निकल कर आती है कि गोदी मीडिया तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रही देश की। अब सो कॉल्ड न्यूट्रल यूट्यूबर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग इतना न्यूट्रल बन क्यों रहे हो भाई? ये पता होते हुए भी देश की मीडिया सच नहीं दिखा रही, टीवी चैनल सच नहीं दिखा रहे, तो मतलब एक बड़ा हिस्सा जिसको सच दिखाना चाहिए था वो सच नहीं दिखा रहा। यानी कि कई बार गवर्नमेंट की गलतियों को जस्टिफाई करते हो और उल्टा अपोजिशन को ही क्रिटिसाइज करते हो। आप जैसे न्यूट्रल यूट्यूबर्स को तो खुलकर गवर्नमेंट की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जो काम मीडिया नहीं कर रही, टीवी चैनल्स नहीं कर रहे, वो काम आप लोग कर सकते हो। लेकिन नहीं, बीजेपी को सॉफ्टली सपोर्ट भी करना है और अपोजिशन को खुलकर क्रिटिसाइज भी करना है। 95% प्रोज अपोजिशन पे अपोजिशन सलाम करता है। फेयर क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से होना चाहिए ना। लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि आपने कास्ट पॉलिटिक्स को तो राहुल गांधी का नाम लेकर समझाया, लेकिन बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया लग रही है। हिंदू मुस्लिम तो वो भी करना चाहते हैं, पर उसका पेटेंट बीजेपी ने ले रखा है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये लोग कास्टिज्म पे आ गए। राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से पीछे बढ़ा हुआ है, भैया जाति जनगणना करवा दो, जाति जनगणना करवा दो। तो हरियाणा इलेक्शन में क्या किया था बीजेपी ने? 35 वर्सेज 1 जाट वर्सेज 35 कास्ट की, और जिसमें से भी 30 से 40% जाट बीजेपी की साइड लगे हुए थे। ये फिर से आपने साबित कर दिया कि आप सॉफ्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो और आपको उससे काफी ज्यादा फायदे भी हो सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में ऊपर हो सकते हैं। तो अपना पक्ष रखना कि भैया हम लोग टेररिज्म के खिलाफ है, हम लोग दबने वाले नहीं है, और लिमिटेड बोल के आना और मार्केट के अंदर अपना दबदबा बनाना, सोच समझ के तो खेल रहे हैं लोग। बट इस कंडीशन में ना मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओपोजिशन से। वैसे तो अभी तक इंडिया चाइना के रिलेशन के खिलाफ हमारे ओपोजिशन ने कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोली है, पर इनके काफी छोटे नेताओं ने आगे फालतू चीजें बोली है कि भैया इंडिया चाइना की दोस्ती क्यों हो रही है, आप पुरानी बातें भूल गया, सोन थिंग्स ये वो। और गोदी मीडिया तो पागल है ही, वो तो दिखाएंगे कि भैया चाइना का प्राइम मिनिस्टर ऐसे प्लेन को पकड़ के उतर रहा था, हमारा मोदी ऐसे सीधा उतर रहा था। उन बातों को तो तुम इग्नोर ही करो। और जो प्रो कांग्रेस चैनल है या फिर उनको एंटी मोदी चैनल बोल सकते हो ना, वो लोग काफी ना एंटी कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स हो गए, मैंने इंटरनेट पे कुछ रील्स देखी थी, वो ऐसे दिखा रहे कि भैया ये बहुत ही डिजास्टर मूव है। आप लोग भूल गए जो पहले आपके साथ हुआ था, आप लोग भूल गए कि किसने आपको डिच किया था, चाइना कितना बुरा है, किसको सपोर्ट करता है, या फिर जो हमारे सोल्जर्स का लॉस हुआ था, ये उसके ऊपर एक शर्मनाक चीज है। ये वो चीजें इंटरनेट के ऊपर काफी चल रही है। बल्कि मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर कांग्रेस पावर में होती तो वही करती जो मोदी गवर्नमेंट करती। भाई आपकी बातें सुनकर आप जैसे बोल रहे हो कि हाथ मिलाना एकमात्र ऑप्शन है, कोई चांस नहीं, और कांग्रेस भी यही करती, जैसे कि हार मान ली बिना लड़ाई के। लेकिन भाई आपने एक मेन पॉइंट मिस कर दिया। चाइना ने तो रिवर्स टैरिफ्स लगा दिए इंडिया पर, जैसे अप्रैल 2025 में स्टील इंपोर्ट्स पर 12% तक, और ओवरऑल ट्रेड वॉर में चाइना इंडिया टेंशंस बढ़ रही है। और अमेरिका, उन्होंने तो आसानी से चाइना के साथ टैरिफ्स कम कर लिए, इंसेंटिव खत्म कर दिया कंपनीज को चाइना से शिफ्ट करने का, लेकिन इंडिया अभी भी शिकार बन रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने 50% टैरिफ्स ठोक दिए इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, इंक्लूडिंग 25% एक्स्ट्रा फॉर रशियन ऑयल बाइज। एक्सपोर्ट्स 12% तक गिर गए सितंबर में, लेकिन अभी तक कोई रोल बैक नहीं हुआ। जैसे यूएस ने टैरिफ लगाए, मोदी जी ने सी जिनपिंग से हाथ मिला लिया। यूपीए में भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, लेकिन वो एटलीस्ट चाइना के साथ एग्रेसिव तो रहते थे विदाउट सरेंडरिंग। और अभी सबसे ज्यादा अपोजिशन ही चिल्लाता है टैरिफ्स पर। राहुल गांधी ने अनफेयर बोला,
कांग्रेस ने WTO रूट सजेस्ट किए। कांग्रेस पावर में होती तो शायद डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी करती, ना कि एक तरफ चाइना पे डिपेंड हो जाती। और सबसे बड़ा सवाल, आपने एक भी सवाल नहीं पूछा मोदी जी से, जैसे कहाँ गई वो स्कीम्स, आत्मनिर्भर स्कीम्स, मेक इन इंडिया, डिमोनेटाइजेशन, स्किल इंडिया जैसी स्किल्स जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कर रहे थे। 10 साल हो गए मेक इन इंडिया को। टारगेट था 25% GDP मैन्युफैक्चरिंग से बाय 2025, लेकिन अभी सिर्फ 15% पर ही अटका है। 100 मिलियन जॉब्स का वादा तो दूर की बात, अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% पर अटका हुआ है। भाई ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी स्कीम को रिवाइव करो, WTO जाओ, डाइवर्सिफाई करो, चाइना US से अलग। और ये नो चॉइस बोलकर मोदी जी को डिफेंड मत करो, अकाउंटेबिलिटी मांगो। कांग्रेस करती या नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगते, जैसा कि आजकल हो रहा है। हर वीडियो में एक इकोनॉमी और बिजनेस एंगल से चीजों को जस्टिफाई कर देते हो। उनको इंप्रूव करने के लिए आपको 4 सॉलिड पॉइंट बता रहा। नंबर 1, बिजनेस बैकग्राउंड को बैलेंस करो, लेकिन सोशल इश्यूज को इग्नोर मत करो। माना बिजनेस से हो, लेकिन हर पॉलिसी को GDP बूस्ट या फिर प्रॉफिट मार्जिन से जज मत करो। नंबर 2, पब्लिक को बिकाऊ मत बोलो, उनकी इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट दो। कई वीडियोज में कहते हो कि पब्लिक पैसा देकर वोट बेच देती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2024 में उन्होंने दिखाया कि नहीं। डिस्पाइट करोड़ों खर्च, EVM डाउट और गोदी मीडिया, उन्होंने यूपी बिहार में अपोजिशन को दिखाया, क्योंकि उन्हें क्रोनिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट दिखा। इंप्रूव के लिए पब्लिक को विलेन मत बनाओ, बल्कि उनकी स्टोरीज शेयर करो, जैसे वोटर ने क्यों बदला। नंबर 3, कंटेंट को बैलेंस्ड बनाओ। हर चीज में गवर्नमेंट को डिफेंड कर देते हो बिजनेस एंगल से, लेकिन कांग्रेस के प्रयासों को भी दिखाओ। जैसे ही महागठबंधन बिहार में आ रहा, आपने सारी यार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया। मतलब यार, उस इंसान ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। लेकिन आपने एक चीज बताई नहीं, पिछले कई सालों से जो राहुल गांधी ने किया है शायद ही कोई लीडर कर सकता हो। यहाँ तक कि ये वोट चोरी वाला इतना बड़ा मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लेकर आए, वरना पब्लिक तो EVM वाले मैटर पर उलझी हुई थी। लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग पर फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म हाइप से। बिजनेस माइंडसेट से क्विक विंस को दिखाते हो, लेकिन पब्लिक 2024 में ही लॉन्ग टर्म इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, फार्मर्स प्रॉब्लम, वीडियो में बोलते हो कि पब्लिक पैसा चाहती है, लेकिन सच बात यह है पब्लिक डिग्निटी और सस्टेनेबिलिटी भी चाहती है। पर्सनली मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, काफी अच्छी वीडियो बनाते हो, लेकिन पॉलिटिकल इशू में थोड़ी सी बाइसनेस दिखा देते हो। और वो बाइसनेस क्यों? क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, खुलकर क्रिटिसाइज करो। और अपोजिशन को तो टारगेट करने का मतलब तो कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ पावर है नहीं कि वो कुछ चेंज कर सके। इसलिए ये न्यूट्रलिटी का ढोंग छोड़ो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए